अच्छा लग रहा था कि डॉक्टर साहब ने मेरे को भी समय दिया कि जी हमारे जब संस्कार शिविर लग रहा है तो आपको वहाँ पहुँचना है। हालांकि मैं व्यस्त था, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कभी भी कहीं कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे जाने में बड़ी एक आत्मिक खुशी की अनुभूति होती है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमारे को इस योग्य बनाया कि समाज उम्मीद करता है और हम उसी के अनुसार वहाँ पे पहुँचते हैं और हमारा मान सम्मान भी होता है। और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि इस क्षेत्र के बच्चों से आज मुझे मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो आपका छुट्टी हो रही थी, थोड़ा सा रेस्ट दिया गया था। मुझे छोटे और बड़े कम से कम 20 एक बच्चों से सामना हुआ। सोच तो मैं ही रहा था कि जाते ही सभी से नमन प्रणाम तो होगा ही, लेकिन मैं बच्चों को देख रहा था, बच्चे मेरे को देख रहे थे, लेकिन वो चीज़ कोई भी एक भी बच्चे ने ऐसा नहीं बोला। मुझे लगा कि कहीं न कहीं थोड़ी कमी रही है। तो एक तो देखो, प्रणाम करना कोई ज़रूरी नहीं कि जानकार कोई प्रणाम करना होता है क्या। कोई भी बिल्कुल अनजान व्यक्ति जब आप घर से निकलते हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके जानकार हैं, बिना जानकार हैं, कोई भी हैं, ये करना तो हमारी एक नैतिक कर्तव्य बनता है। और इस प्रांगण के अंदर कोई भी व्यक्ति आ रहा है वो आपके लिए आ रहा है, आपकी या तो व्यवस्थाएं आपकी अनुकूल करने के लिए आ रहा है, या जैसे अभी मैं आया था तो हो सकता है आपको ना बताया हो, लेकिन हो सकता है आपके माँ बाप ने भी तो बताया होगा कि जब भी हम अपने किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में कभी भी कहीं भी होते हैं तो अपने समाज के लोग होते हैं। और हमारा समाज के अनुसार अगर हम देखें तो हमारा अभिवादन जो प्रणाली है वो क्या है? अभिवादन प्रणाली क्या है? नमन प्रणाम। क्या है? नमन प्रणाम। जब भी हम, ठीक है, बाकी आप विद्यालय में जाते हैं, विद्यालय के अंदर बच्चे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, आजकल तो कोई राधे राधे या जैसे भी है आपका। इंग्लिश के अंदर तो हम समय के अनुसार अलग अलग जो हमारा गुड आफ्टरनून है, गुड नाइट है, जो भी बोलते हैं ठीक है। लेकिन हम जब भी सामाजिक लोग आपस में जब भी मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? नमन प्रणाम। तो बच्चों एक तो आप ये मान के चलें कि नमन प्रणाम कहने में आपका कुछ नहीं जाता। आप तो पुस्तकों में भी तो पढ़ते हैं ना कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। देखो कितनी बड़ी बात है कि अभिवादन करने वाले की, प्रणाम करने वाले की, नमस्कार करने वाले की 4 चीज़ें बढ़ती है: आयु, विद्या, यश और बल। ये चारों चीज़ें जिसके पास है उसको दुनिया के अंदर कोई हरा नहीं सकता। उन्नति ही उन्नति वो करता है। तो आगे से आप क्या करेंगे? नमन प्रणाम। जब भी कोई मिलता है वो जब देखे उससे पहले आपको क्या बोलना है? नमन प्रणाम जी। कई बार सामने वाला भी आपको हो सकता है वो पहले बोल दे, तो आप प्रत्युत्तर क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? नमन प्रणाम थोड़ा ही बोलना है। यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि नमन प्रणाम, तो आपको क्या बोलना है? भगवान विष्णु को, जाम्बोजी को, थाने सगड़न, ठीक है, यानी कि प्रत्युत्तर हम उनको भी प्रणाम करते हैं। लेकिन सर्वप्रथम हम क्या कहते हैं कि भगवान जम्बेश्वर जी को, विष्णु जी को। तो इस प्रकार से जो है, एक तो ये जरूरी है आप सब बच्चों के लिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो नमन प्रणाम, हाँ जोर से बोलना है, नमन प्रणाम। बेटे सबसे पहले तो आप यही मानो, ये सीखें आप। आज के बाद आप ये प्रण कर लेंगे, जोर से बोलोगे, नमन प्रणाम। हाँ, जामो जी ने, विष्णु जी ने, ठीक है, बैठ जाइए आप। तो आज आप ये प्रण कर लेंगे कि संस्कार शिविर में हम अपने पूरे जीवन काल में के लिए अपने सीखा है कि जब भी, चाहे कोई भी, नहीं जरूरी नहीं कि आपको विष्णु ही मिले, कोई भी मिले, आप ये बोलिए ना नमन प्रणाम। अगले को पता चल जाएगा कि ये विष्णु का बेटा है, विष्णु की बेटी है। तो कभी भी संकोच नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मुझे थोड़ा सा लगा, लेकिन मुझे समय कि चलो बताएंगे, यदि हम आपको नहीं बताएंगे तो देखो आप नहीं कर पाते, ठीक है। चलो हम विषय के ऊपर और आते हैं। तो आपका जो संस्कार शिविर लग रहा है, आपने पहले किसी बच्चों ने कोई संस्कार शिविर लगाया है क्या? पहले यहाँ जो भी बच्चे बैठे हैं हाथ ऊपर करेंगे। 4 से 5 बच्चे आपने बेटे कहाँ लगाया था? मुकाम में, ठीक है। शिविर कई सालों से लग रहे हैं। पहले एक ही शिविर का आयोजन होता था मुकाम में, और उस शिविर जो आयोजन होता था उसके अंदर पूरे देश से, अपना जो बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ के बच्चे उस शिविर में आते थे। लगभग 100 की संख्या ही वहाँ होती थी, और वो आवासीय शिविर हुआ करते थे।
जिसके अंदर बच्चे को 24 घंटे के लिए वहीं रहना होता था। सारी व्यवस्थाएं संस्थाओं की ओर से होती थी और बच्चा उसमें सीखता था, और जून महीने के अंदर ही लगता था। उसके बाद धीरे धीरे उस शिविरों की संख्या कुछ बढ़ी, एक के बाद दो, दो के बाद यूँ करते करते गत वर्ष लगभग 20 शिविर लगे, 20 से भी ज़्यादा लगे थे, 27 शिविर लगे। इस बार 20 शिविर लग रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से अगर मैं बात करूं, लड़कियों का जो शिविर है, हर साल केवल लड़कियों का शिविर बिश्नोई सभा सिरसा लगा रही है, और उससे पूर्व डब वाली सभा लगातार लगाती रही है, वो भी आवासीय शिविर लगाती रही थी। तो मैं गत वर्षों से विद्यालय के बच्चे और गांव के बच्चे जो इच्छुक होते थे, उनको डबा वाली तक लेकर के 15, 20, 30 बच्चे होते थे, उनको लेके जाना, वहाँ से लाना। इसी प्रकार जो लड़कियों का शिविर होता था, उसके अंदर भी वहाँ लड़कियों को लेके जाना और उसके बाद उनको लेके आना, ये सब होता रहा। ठीक है, तो ये शिविर के आयोजन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि समाज जो है, इसकी भी कुछ एक जिम्मेवारी। आज हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं? समाज की वजह से बैठे हैं। मैं प्रधान जी को क्यों जान रहा हूँ? समाज की वजह से। डॉक्टर साहब को क्यों जान रहा हूँ? समाज की वजह से। समाज हम सब के लिए बहुत कुछ कर रहा है, समाज की बहुत सी देन होती है, और समाज का हिस्सा कौन है? हम सभी हैं। उसके बाद समाज के जो विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनमें काम करने वाले समाज के जो विभिन्न लोग होते हैं, रुचि के अनुसार उनमें काम करते हैं। तो हमारे समाज की विभिन्न संस्थाएं हैं जो अलग अलग रूप में काम कर रही है, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि एक तो अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा मुकाम, वो हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान का जो मुक्तिधाम मुकाम मंदिर है वहाँ, और उसके अतिरिक्त उनसे संबंधित जो संस्थाएं गुड़गांव है, दिल्ली के अंदर है, हरिद्वार में है, अन्य अन्य जगह जो संस्थाएं हैं, उनका संचालन करती, आपसी तालमेल होता है उनका, वो हो गया। उसके बाद दूसरी जो सभा है वो अपनी श्री गुरु जम्बेश्वर सेवक सभा, श्री गुरु जम्बेश्वर सेवक दल मुक्तिधाम मुकाम, उसके बारे में भी आपने जाना होगा, सुना होगा। उस संस्था का काम क्या है? आप सभी के लिए जब भी आप मुकाम जाते हैं तो उसके लिए आपके लिए भोजन की व्यवस्था करना। आप जब जाते हो भंडारे के अंदर तो वो व्यवस्था कौन करता है? सेवक दल करता है। और उस दौरान वहाँ पे जितना भी जो मेले की जो व्यवस्था होती है, वो मेले की व्यवस्था भी कौन कर रहा है? मेले की व्यवस्था भी सेवक सभा मुकाम कर रही है। हमारे बीच में मुझे लगता है अगले सत्र के जो हमारे अतिथि है वो आए हैं, और मैं कृष्ण जी का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। ये भी जामवाणी के जो है संस्थापक सदस्यों से हैं और वरिष्ठ सदस्यों से हैं। हमेशा जब भी अकादमी का कोई कार्यक्रम होता है उनके अंदर इनकी हमेशा उपस्थिति रही है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। इनका तो जितना हमें सानिध्य मिले, इनसे अगर हमें जानने का जितना भी मौका मिले वो बहुत कम है। आदरणीय श्री हंसराज जी शिक्षा क्षेत्र के अंदर नाम है, हमारी बेटी जो इन्होंने पूरे देश के अंदर जो है अभी आपने देखा होगा, दोनों बहनों ने किस प्रकार से जो है एक बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आज सरकारी सेवाओं के अंदर ही हैं। तो मैं आप यहाँ पहुँचे, आपका बहुत बहुत मैं मेरी ओर से भी आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दूसरी अपनी हो गई सेवक सभा। सेवक सभा के बाद अभी जो अपनी संस्था की बात करें समाज के हिसाब से अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा है। ये भी वैसे तो देखें तो गरीब सी संस्था है ये, लेकिन इसके नाम पर अपना देश और दुनिया के अंदर अपना नाम है। बिश्नोइयों को जीव रक्षा और पर्यावरण की जब बात आती है तो बिश्नोइयों को लोग जानते हैं, लेकिन इसका कोई विशेष रूप से कोई ढांचागत व्यवस्थाएं अभी भी नहीं है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ संस्थाएं हैं, जैसे युवा संगठन भी है, मेजर पुरुषोत्तम जी भी अभी यहाँ पे थे तो वो भी उनके यहाँ पे अपने हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष रहे। इस प्रकार से संस्थाएं हैं और उनके अपने अपने काम हैं। सन 2012 में कृष्ण जी को पता है कि 2011 के अंदर मुकाम बीकानेर के अंदर एक सभा का आयोजन किया गया, और समाज के जो बुद्धिजीवी लोग थे वो इस बात की चिंतन और मनन हमेशा किया करते थे कि बाकी जो संस्थाएं वो तो काम करें, लेकिन गुरु भगवान जामो जी के द्वारा जो बताई गई बातें हैं उनका प्रचार और प्रसार भी चाहिए, समाज के अंदर चेतना भी आनी चाहिए। बाकी जो संस्थाएं अपने अपने तरीके से काम करें, लेकिन ये काम कौन करेगा? क्योंकि जो भी बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं वो हमेशा चिंता करते रहते हैं। उस समय ऐसा कुछ विचार किया गया कि इस प्रकार की कोई एक संस्था का गठन किया जाए
जो इस क्षेत्र के अंदर काम करें, वो बात कुछ आगे बढ़ी। और उसके बाद समराथल के अंदर पहली बार एक मीटिंग रखी गई जिसमें समाज के बुद्धिजीवी जो लोग वहाँ पे उपस्थित हुए, और उस समय ये निर्णय लिया गया कि जामवानी साहित्य अकादमी के नाम से संस्था का गठन हो, और वो उनके जो विभिन्न कार्यकलाप होंगे जिनकी मैं चर्चा भी करूँगा। उसके बाद अगली जो मीटिंग हुई वो दिल्ली के अंदर हुई। वहाँ पे जब मीटिंग हुई तो लगभग 50 लोग वहाँ पे उपस्थित थे, और उस संस्था की नींव रखी गई। उनके संस्थापक सदस्यों में से आप भी रहे हैं। उसके बाद संस्था का रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया। अब जामवानी साहित्य अकादमी के कार्य कौन कौन से रहे? एक तो ये था मुख्य रूप से कि भगवान श्री जम्बेश्वर जी की वाणी का प्रचार और प्रसार करने के लिए सबसे बड़ा माध्यम है कि हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, हमारे जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे सेमिनार वगैरह लगाए जाएं, और जो अपनी जो गुरु जम्बेश्वर भगवान की वाणी है उन पे शोध किया जाए, शोधार्थी तैयार किया जाए, उनकी हेल्प की जाए। इसी प्रकार से जगह जगह जो सेमिनारों का आयोजन किया जा रहा है। जामवानी साहित्य अकादमी ने बहुत बड़े बड़े सेमिनारों का आयोजन करवाया, जिसके अंदर छोटों की बात करें तो सबसे पहला सेमिनार हरिद्वार में हुआ, परम श्रद्धेय स्वामी राजानंद जी महाराज के सानिध्य में। उसके बाद डब्बावाली में हुआ, अबोर में हुआ, और उसके बाद बड़े बड़े जो आयोजन हुए जिसके अंदर विज्ञान भवन दिल्ली के अंदर हुआ, गोवा के अंदर हुआ, और बहुत बड़ा एक कार्यक्रम अभी 2 साल पूर्व दुबई में भी हुआ। यानी कि विदेश में जा कर के भी अकादमी के प्रयासों से वहाँ पे भी जो है गुरु जम्बेश्वर भगवान की वाणी की अलग जगह दी गई। एक तो सेमिनारों का आयोजन हुआ। दूसरा, साहित्य जो होता है वो समाज का एक दर्पण ही होता है, और जिस समाज का साहित्य नहीं है तो लंबे समय के बाद हो सकता है उसका अस्तित्व भी ना रहे। इस बात के ऊपर भी गहन चिंतन मनन होता था कि साहित्य की उचित व्यवस्था हो। तो साहित्य के लिए भी जामवानी साहित्य अकादमी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, और जो समाज के प्रबुद्ध जो लेखक थे उनके प्रयासों से लगभग 50 से अधिक पुस्तकें जामवानी साहित्य अकादमी ने प्रकाशित करवाई। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर की यदि हम किताबें पढ़ते हैं तो काफ़ी सस्ते रेट के अंदर होती है वो किताबें। और इसी प्रकार से जामवानी साहित्य अकादमी ने भी बहुत कम लागत में जो किताबें जो जिस लागत के अंदर तैयार होती थी उसी लागत के अनुसार उन किताबों का विक्रय करवा करके समाज के अंदर जो है पहुंचाने का काम किया। आपके गांव से ही आदरणीय श्री पृथ्वी सिंह जी गिला जो अकादमी के मेंबर रहे, और उनके अंदर एक इतना जुनून जगा कि उन्होंने जामवानी साहित्य अकादमी से प्रकाशित जो पुस्तकें थी वो हर एक घर में पहुंचाने के लिए एक बीड़ा उठा लिया, और सबसे ज़्यादा 10,000 से भी ज़्यादा पुस्तकों का जो वितरण, निःशुल्क वितरण उन्होंने किया। जहाँ भी किसी भी प्रकार के कोई कार्यक्रम आयोजित होते थे वो बच्चों को पुस्तकें भेंट करते, जगह जगह कथाएं होती वहाँ पे वो पुस्तकों को भेंट करते थे, और अकादमी ने उनको एक ब्रांड एम्बेसडर का दर्जा जो है दे दिया था। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अकादमी के लिए उन्होंने अपना जो अपने सेवा काल के बाद अपना पूरा का पूरा जो जीवन समर्पित कर दिया गया था। अकादमी का जब भी कहीं कोई काम होता था तो वो बिल्कुल अपना बैग उठाया और बिना किसी साधन के देश के किसी भी कोने में कोई कार्यक्रम होता था वहाँ वो पहुँच जाते थे। अकादमी के अन्य जो कार्य हैं उनके अंदर ये था कि बच्चों को जब बहुत से पहले मैं भी देखता था, कई बार बच्चों से पूछते बेटे आप कौन हो, बोला जी मैं फला फला हूँ। आप किस जाति से हो? बिश्नोई हूँ। बिश्नोई हो तो बिश्नोई कौन होते हैं? बिश्नोई तो हम जी बिश्नोई होते हैं। तो आप बिश्नोई कैसे बने? बोले जामो जी ने बनाया। जामो जी कौन है? जामो जी तो हमारे गुरु जी हैं। तो कहाँ? बोले जी ये मुकाम में रहते थे, मुकाम में होते थे। मतलब आधी अधूरी जानकारी थी, कारण कि आपको कभी कोई बताया ही नहीं गया था, कभी पढ़ाया नहीं गया था। विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं बताया जाता था। जामवानी साहित्य अकादमी ने इस बात को सोचा और समझा। उसके बाद निर्णय लिया गया कि हमारे जो बच्चे हैं वहाँ तक सबसे पहले भगवान श्री गुरु जामो जी का पूरा जीवन दर्शन और जो हमारा जो बिश्नोई समाज है उसकी प्रत्येक गतिविधि जहाँ जहाँ से उसका संबंध है उन सब की जो है जानकारी बच्चों को करवाई जाए। इसके लिए पुस्तक का भी लिखी गई और उसके बाद वो पुस्तकें सभी बच्चों तक पहुंचाई गई। और उसके बाद ये हुआ कि इन बच्चों की एक जामवानी ज्ञान परीक्षा ली जाए। जामवानी ज्ञान यानी कि जामवानी का पूर्ण रूप से उस बच्चे को ज्ञान हो। उसके बाद समय समय के ऊपर ये प्रतियोगिताएं परीक्षाएं आयोजित करवाई गई। विगत वर्षों से एक 2 ग्रुपों के अंदर रही, एक तो जूनियर और एक सीनियर ग्रुप में हर साल ये जो है परीक्षाओं का आयोजन हुआ।
100 नंबर की वो परीक्षाएँ होती थी और बिल्कुल वो निःशुल्क हुआ करती रही। और उसका पैटर्न भी ये था कि जो OMR शीट क्वेश्चन पेपर आता था अकादमी की ओर से, और पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ जिन जिन बच्चों ने इसके लिए आवेदन किया उनके, जैसे आपके एग्ज़ाम सेंटर बनते इस प्रकार से एग्ज़ाम सेंटर बने, वहाँ पर आके उन बच्चों को परीक्षा दी, उनका क्वेश्चन पेपर आता था, उनको OMR शीट मिलती थी। जैसे जो ये अपने कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं ना उसके अंदर जो OMR शीट आती है, यानी कि बच्चों को उसका अभ्यास भी हो। देखिए उसमें तो हम लगभग हज़ार रुपये फीस होती है अगर आप कोई परीक्षा देते हैं तो कम से कम, और ये बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क हुआ करती थी। OMR शीट मिली, बच्चा उसको तैयारी कर लेता था, उसके आधार पे उसको जो है 4 उत्तर मिलते थे। इसी प्रकार से बच्चों ने परीक्षा दी और अपने ज्ञान को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। अपने क्षेत्र से बहुत से बच्चे उस परीक्षा में बैठ करके उन्होंने 100% अंक भी लिए और देखा कि उन बच्चों को बहुत ज़्यादा ये जानकारी भी हुई। अब जब हम पूछते हैं गुरु जम्मेश्वर भगवान के विषय में, तो बच्चे हमारे शिविर में भी अभी पूछ रहे थे बच्चों से बार बार, तो जो भी क्वेश्चन बोल रहे थे वो वही विषय होते हैं, तो उसमें से वो बच्चे बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे थे, यानी कि उन्होंने उस चीज़ से बहुत कुछ सीखा। और मुझे लगता है कि आप में भी बहुत से बच्चों ने जामवाणी ज्ञान परीक्षा दी होगी, दी है क्या? नहीं दी है तो परीक्षा तो लगातार होती रही है। ये तो अभी थोड़े टाइम पहले तो जो है ना इस आधुनिकता के युग के अंदर उसके अंदर ये था कि अपन इसका जो पेपर वर्क है वो कम करें, तो उस परीक्षा का ऑनलाइन आयोजन किया गया था। इससे पूर्व अपने देश के 50,000 बच्चों ने, बिश्नोइयों के 50,000 बच्चों ने ये परीक्षा दी थी। अपने आप में एक रिकॉर्ड था कि 50,000 बच्चों की बिल्कुल एक निःशुल्क परीक्षा लेना, और उसका लगभग तीसरे चौथे दिन उसका रिजल्ट दे दिया गया था। 3-4 दिन के बाद उसका कंप्यूटराइज उसकी मार्किंग करवा करके और उसका रिजल्ट दे दिया गया था। 50,000 बच्चों ने आवेदन किया था, उसमें लगभग 45,000 बच्चे उस परीक्षा में बैठे। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये महसूस हो रहा है कि आप इतने बच्चे बैठे, मुझे लगता है आधे बच्चे तो परीक्षा में बैठने वाले थे, क्योंकि हमारे यहाँ से तो बहुत से बच्चे बैठे थे अपने क्षेत्र से तो उस परीक्षा के अंदर। चलो नहीं तो आगे से आप ध्यान रखेंगे। हाँ, वो थोड़ा सा एक्टिव रहा करते थे, तो जगह जगह सेंटर बढ़ते थे, हर गांव के अंदर सेंटर बनाया करते थे। तो आगे से आप ध्यान रखेंगे कि जब भी जामवाणी ज्ञान परीक्षा होगी तो डॉक्टर कृपाराम जी हैं और हैं, उन सब तक ये मैसेज आएगा ऑनलाइन। अभी तो अपने ग्रुपों के माध्यम से हम सूचनाएं भेज देते हैं, तो आगे जब भी परीक्षा हो तो आप सभी बच्चे उस परीक्षा में बैठेंगे। अभी तो जैसे मैं बताया कि जब लास्ट जो परीक्षा हुई थी वो तो ऑनलाइन हुई थी, उसका जो है ना लिंक आ गया था, बच्चे सेंटर पे आ गए थे, मोबाइल लेके आए और उसके अंदर हमने जो टाइम दिया था उससे तो बहुत पहले बच्चों ने उसके अंदर वो सोल्व कर दिया था। फिर सोच रहे थे कि हो सकता है ये परीक्षा ना हो पाए, लेकिन ट्रायल रहेगा, लेकिन वो पूरा का पूरा ट्रायल वो सक्सेस रहता। तो जामवाणी ज्ञान परीक्षा इस प्रकार से भविष्य के अंदर भी आयोजित की जाएगी। और अगला जो मैं बात करूं कि अकादमी का जो प्रयास था वो ये था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है संस्कार, संस्कारों का होना ज़रूरी है। बड़ों में जो बड़े हैं उन्होंने तो अपने संस्कार ले लिए होंगे। आज यदि हम उनकी क्लास लेकर उनको बताएं तो वो कहते हैं जी थे घना शाना होगी, शायद वो ना सुन पाएँ। हो सकता है उन्होंने आपको बताने का भी प्रयास नहीं किया होगा, लेकिन अकादमी ने ये प्रयास किया कि जो हमारे जो बच्चे हैं उनमें संस्कारों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनका जो अगला जो प्रकल्प था वो था संस्कार शिविर। जैसे मैंने बताया कि शुरू में एक शिविर लगता था, अभी उनकी संख्या बढ़ी ज़रूरत के हिसाब से। तो अभी जैसे आपके गांव के लिए भी इस बार आवेदन आया, पिछली बार आपके यहाँ नज़दीक में सदलपुर के अंदर था, मंगाली के अंदर था, और उधर अपने फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पारता गांव में था, उससे पहले साल धांगड़ में था, उससे पहले हमने आवासीय शिविर फतेहाबाद के अंदर लगाया। तो इसके अंदर पूरा का पूरा जो आपको वही सब बातें जो अभी पिछले आपने 3-4 दिनों से सुनी है, समझी है, पढ़ी है, आपको बताई गई है, ये सब बातें आपको बताई जाती है। यानी कि अपने बच्चे जो है अधिक से अधिक संस्कारित हों, और आपको भी प्रयास करना है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। यही जो है अकादमी का मतलब प्रयास रहा है। तो इन संस्कार शिविरों में जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको अपने भगवान श्री गुरु जम्मेश्वर जी की जो प्रदत्त जो वाणी है, अभी आपने नियमों के बारे में भी देखा है, अपने जो धर्म के अनुसार जो भी जहाँ भी मंदिर हैं, शास्त्रियाँ हैं, उनके बारे में भी, संस्थाओं के बारे में भी, अन्य अन्य जो भी जो विषय रहे हैं, ये आपको 5 दिन तक जो है यहाँ पे विभिन्न जो आ रहे हैं वक्ता आ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। तो अकादमी का हमेशा ये प्रयास रहा है कि समाज के अंदर जो है चेतना पैदा की जाए, गुरु भगवान जामे जी के द्वारा जो बातें बताई गई है वो जन जन तक पहुँचे। वर्तमान में अकादमी का जो मुख्य कार्यालय है वो है बीकानेर में, बहुत सुंदर वहाँ भवन बना हुआ है, और वहाँ पे भी अभी पीछे संस्कार शिविर का आयोजन किया गया था, और बड़े व्यवस्थित तरीके से वहाँ के जो थोड़े राजस्थान के अगर हम आप बात करें तो बच्चे
अपने से ज़्यादा मैं मानता हूँ कि उधर संस्कारित है और वो ध्यान भी रखते हैं, कारण कि वहाँ पे थोड़ी सी अवेयरनेस ज़्यादा है। मैडम सरस्वती जो बिश्नोई अपने अकादमी की संरक्षिका रही, उन्होंने सबसे पहले अपना एक प्लॉट था व्यास कॉलोनी के अंदर वो डोनेट किया, उसके ऊपर समाज के सहयोग से बहुत सुंदर भवन बना। आज ही बहुत से रिसर्चर जो हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं और पूरा जो अपना जामानी साहित्य है वहाँ पे एकत्र किया गया है, एक लाइब्रेरी के रूप में वहाँ पे इकट्ठा किया गया है और वहाँ पे जिन जिन को जो ज़रूरत होती है वो वहाँ पर आकर के उनकी मदद लेते हैं। उसके बाद ज़रूरत रही कि वो जो मुख्यालय अपना बीकानेर में तो, लेकिन बीकानेर तक आम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, समाज के अन्य भी कोई लोग उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो नहीं पहुंच पाते हैं। और अन्य ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने बिश्नोइयों के बारे में जानते हैं तो ये उसके बारे में अधिक जानने के लिए मुकाम में पहुंचने का प्रयास करते हैं, भी वहाँ जाएंगे तो कुछ अपने को देखने को जानने को मिलेगा। लेकिन वर्तमान की अगर स्थिति देखें तो हम तो आप जाते ही रहते हैं, अन्य कोई भी आदमी शायद हो सकता है बिना माँ उसके वहाँ जाए तो उसको कोई बताने वाले नहीं होगा कि हमारी यहाँ की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ है। ये अपना एक दुर्भाग्य ही रहा है। और भी अगर हम किसी समाज के यहाँ कहीं कोई ऐसी चीज़ें देखें, कोई ऐसी संस्थाएं देखें तो वहाँ पे बाकायदा उनकी व्यवस्थाएं होती है, बताया जाता सारा कुछ है। तो इस विषय के अंदर भी चिंतन मनन किया गया कि मुकाम के अंदर भी जो है अकादमी की ओर से एक सुंदर भवन का निर्माण किया जाए और वहाँ पे पूरा बड़ा हॉल हो, उसके अंदर पूरी की पूरी जो चित्र प्रदर्शनी लगी हुई हो, समय समय के ऊपर वहाँ पे भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो, क्योंकि अपना जो मुख्यालय बिश्नोइयों का जो मुख्यालय वो मुक्तिधाम मुकाम ही है। अभी पिछले 2-3 सालों से बड़ी तेज़ गति से वहाँ पे एक जामानी साहित्य सदन का निर्माण किया जा रहा है। आप बच्चे जब मुकाम गए होंगे तो जब मुकाम से मंदिर से जब आप समरा तल की ओर जाते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, पूरे मुकाम की एक बहुत बड़ी भव्य बिल्डिंग वहाँ पे बनने जा रही है, बनने जा क्या रही है, लगभग बन चुकी है। पूरी बड़ी बिल्डिंग है और बहुत सुंदर, जिसकी लगभग लागत 5 से 6 करोड़ रुपए है। और सारा का सारा पैसा समाज के सहयोग से आ रहा है। मैं कहता हूँ कि वहाँ पर दिया गया दान मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वो सार्थक है। और अभी इसका जो नीचे का एक बहुत बड़ा सुंदर हॉल बनेगा उसके ऊपर भी लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए उस हॉल की जो डेकोरेशन होनी है उसके अंदर जो जिस चीज़ के ज़रूरत के हिसाब से है वो वहाँ पे बनेगी। और अकादमी की ओर से अभी एक जैसे अपनी अमर ज्योति की जो पत्रिका आती है उसी प्रकार से झीणी वाणी के नाम से एक त्रैमासिक पत्रिका भी जो है शुरू की गई है। तो मेरा निवेदन आप सभी से भी रहेगा कि आप उस पत्रिका के आप सदस्य भी बनिए, क्योंकि उसके ऊपर जो है लेखकों के बहुत बड़े सुंदर जो है विचार उसमें आते हैं, आप भी अपने उसके अंदर लेख दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जामवाणी साहित्य अकादमी विभिन्न प्रकार के जो है क्रियाकलाप चला रही है, जो बिल्कुल आप बच्चों के लिए हैं, बड़ों के लिए हैं। और दूसरा कि जैसे अकादमी का जो सेमिनार की बात रही तो आदरणीय श्री कृष्ण जी हैं और हैं तो चर्चा किया करते थे भी समाज के लोग हैं शायद कभी बम्बई नहीं जा पाते, लेकिन जामवाणी साहित्य अकादमी ने उनको बम्बई तक पहुंचा दिया। वहाँ उसके बाद विज्ञान भवन जो हमारा दिल्ली का है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो सरकारी कार्यक्रम हैं उन्हीं का ही आयोजन हो पाता है, आम नहीं। लेकिन वहाँ पे भी जो है अपने गुरु जम्मेश्वर भगवान के निमित्त वहाँ पे जो है 2 दिवसीय जो है वहाँ पे सेमिनार का आयोजन विज्ञान भवन दिल्ली में भी हुआ, गोवा में भी हुआ। यानी कि सब की सब क्या है अकादमी की देन है। और उसके अंदर आप में से जैसे हैं कृष्ण जी हैं और हैं, ये सब वहाँ गए थे उन सेमिनार के अंदर। इस प्रकार से अकादमी मतलब विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करती रही है। तो अब भी मैं मानता हूँ कि आप भी अकादमी के एक सदस्य के रूप में हैं आप यहाँ पर, क्योंकि आप अकादमी के आगामी समय में जिस भी प्रकार के कोई कार्यक्रम होंगे उनसे भी आप जुड़ करके रहेंगे, बड़े हैं छोटे हैं। और विशेषकर बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जब भी जामवाणी ज्ञान परीक्षा होगी या आगामी समय के अंदर जो संस्कार शिविर लगेंगे वहाँ पे भी जो है, वैसे तो इसका नियम ये कि 11 वर्ष की आयु का बच्चा कम से कम और अधिक उसकी आयु 18 वर्ष हो, वही बच्चा इस शिविर के अंदर भाग ले, क्योंकि उसमें सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है, समझने की ज़्यादा होती है। थोड़ी छोटी उम्र के बच्चे होते हैं वो इतना सीख और समझ नहीं पाते, और इसे ज़्यादा बड़ी उम्र वाले बच्चे होते हैं वो कहते हैं जी हम तो अपने आप में सीखे हुए हैं, वो टिक के नहीं बैठ पाते। तो इतने ही रखा है। उसके अंदर दूसरा है कि उन्हें जो उसको मौका नए बच्चों को मिले। तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि आपको जो यहाँ सिखाया जाता है, बताया जाता है, इस बार उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करें, क्योंकि हो सकता है अगली बार आपको, क्योंकि ऑनलाइन जो आवेदन होता है वो उसके अनुसार जो है आप अप्लाई करते हैं तो दोबारा आपको शायद मौका ना मिल पाएगा। और बाकी आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बड़े सेंसेबल बच्चे हैं, सीखने की क्षमता आप में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ एक बार मेरे कहने के बाद आप बहुत अच्छे से टिक के बैठ गए। आप थोड़ा सा मैंने कहा था, इसका मतलब सेंस है आप में गुरु महाराज के द्वारा ही। वैसे तो देखो बिश्नोइयों की तो हर दृष्टि से
इतनी सोच समझ, उनका रहन सहन, पहनावा, बोलचाल इतनी सबसे बढ़िया है। उनकी तो पहचान ही एक अलग तरीके से होती है। पुराने समय के अंदर तो कहते हैं जो दूर से पता चल जाता था लोगों की कि ये बिश्नोई आ रहा है। तो अपना जो भी रहन सहन व्यवस्था होती है, जहाँ भी आप रह रहे हैं ना, तो भी आपकी एक अलग पहचान हो। जिस घर में आप रहते हो, जिस ढाणी में रहते हो, बिल्कुल उसका वातावरण क्या हो, पेड़ पौधे लगे हों, साफ सफाई हो, अच्छा सब कुछ ऐसा हो। तो ये पहचान बनाने का काम किसका है? आप सभी का है। और वैसे आजकल थोड़ी बच्चों में बड़ी दिक्कत होती है कि सिटिंग की जो है थोड़ी सी, क्योंकि आजकल जो है ना हम स्कूलों में बैठते किस पे, बेंचों पे बैठते हैं। अभी भी बात चल रही थी, बोलिए आपके जो बच्चे वहाँ, हमारे जो धांगड़ शिविर चल रहा है वो सुबह हम शुरू कर देते हैं 7 बजे और शाम को 6 बजे तक चलता है। तो बच्चे जो है लगातार बैठे रहते हैं, लगभग ठीक ही बैठे रहते हैं। तो लेकिन दिक्कत क्या है कि आजकल के बच्चे जो पलाथी लगा के बैठने का काम कम हो गया है। वो क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं बेंचों पे बैठते हैं, घर जाते हैं खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल, ये इस प्रकार से होता है। तो थोड़ा बहुत प्रयास करना चाहिए कि जो है हमारा ये भी एक अनुभव रहे। तो मुझे आज आप सबके बीच में बोलने का कुछ मौका दिया, जितना संभव हो पाया मैंने प्रयास किया कि आपके हिसाब से ही। बाकी एक आदमी की जो बहुत ऐसी गहराई की जो बातें थी, कब से क्या हुआ और हुआ, तो मैंने इतना कोई ज़रूरी नहीं समझा कि उनकी कोई आपके बीच में वो बातें रखूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने निसंदेह इस शिविर के अंदर बहुत अच्छा आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, सीखेंगे, अपनाएंगे और उसके बाद आप अपने परिवार में उस बातों को लागू करेंगे। जैसे हवन करने की बात आई तो वो भी आप हवन करना भी जो है आप शुरू कर देंगे, और जो भी आपके संपर्क में बच्चे आए उनको भी बताने का प्रयास करेंगे, तभी अपना जो है ये शिविर सार्थक होगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर कृपाराम जी का भी, आपने भी जो है अच्छा समय निकाल करके इन बच्चों के लिए शिविर का आयोजन किया। बोलो श्री गणेश्वर भगवान की